अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है। ऑडियो में मरियम नवाज को अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र करते सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट। बाज टीवी चैनल्स का नाम लेते हुए मरियम ने कहा कि इन चैनल्स ने उनकी ऐसी तैसी कर दी है। मीडिया टॉक के दौरान समा के नुमाइंदे ने ऑडियो सुनाई, सवाल भी किया, लेकिन मरियम नवाज ने कोई जवाब ना दिया। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो टेप लीक हो गई। नई ऑडियो टेप में मरियम नवाज को अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फख्र करते सुना जा सकता है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है, जई तई फेर दी है, जई तई फेर दी है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान समा ने मरियम नवाज से ताज़ा ऑडियो लीक पर सवाल किया। उन्होंने जवाब टाल दिया। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, मैं बिल्कुल इसका जवाब दे चुकी हूँ और क्लियरली दे चुकी हूँ। ये वही मरियम नवाज हैं जिन्होंने कुछ रोज कबल समा समेत दीगर न्यूज चैनल्स के इश्तिहारात बंद करने से मुताल्लिक अपनी ऑडियो लीक को फखरिया अंदाज से कबूल किया था। कि समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैट नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़। तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है, नहीं वो मेरी आवाज़। ये जवाब अब तक मरियम नवाज और नून लीगी रहनुमाओं का पीछा कर रहा है। बहरहाल वो आ गई है, अगर उसमें कोई गैर कानूनी बात उन्होंने की है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर कोई इल्लीगल बात है तो कार्रवाई होनी चाहिए। शायद इसीलिए नून लीग ने मरियम नवाज को बोलने से पहले तोलने की पॉलिसी इख्तियार करवाना शुरू कर दी है। बस जी, आखिरी जी ना जवाब दे दिया, फिर इकट्ठा सवाल कर लेना। मैंने तो आपको सुनाना चाह रही है। एक सेकंड, हाँ जी एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ जी। आसिफ साहब, नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो बेधड़क बोलने के आदी हैं, अब वो भी तोल तोल कर बोलने लगे हैं। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। ये सिर्फ ये बता दें कि मरियम साहिबा की तो ऑडियो है, अभी वो जवाब दे चुकी है। मैं ऊपर दाल के ऊपर क्या तड़का लगाऊं, जवाब हो गया इसका। इमरान खान की कारकर्दगी को दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। मरियम नवाज के तब्दीली सरकार पर वार। कहा आइंदा इंतखाबात में जो लोग पीटीआई का टिकट लेकर अवाम में जाएंगे उन्हें मशवरा है कि हेलमेट पहनकर जाना। अवाम गुस्से से भरी बैठी है। मरियम नवाज ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में मौलाना की जीत को अपनी फतह भी करार दिया। साथ ही केपी वालों से दरख्वास्त भी कर दी कि नून लीग को भी मौका दें। इमरान खान की परफॉर्मेंस है उसको दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। जिनको और कहीं से टिकट नहीं मिलेगी और वो पीटीआई का टिकट लेकर जब अवाम में जाएंगे तो मेरा एक मशवरा है उनको, हेलमेट पहन के जाएं, हेलमेट पहन के जाएं, क्योंकि अवाम गुस्से में भरी बैठी है। पहली गवर्नमेंट है जो एक के बाद एक ज़िमनी इंतखाब हारी है। एपी में अपने घर में इतनी शर्मनाक और बदतरीन शिकस्त, गली गली महल्ले महल्ले से हर सूबे से जो फैसले इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ आए हैं, कोई इज्जत वाला शख्स हो खुदा हाफिज कहकर चला जाए। बहुत बुरा वक्त आने वाला है, अभी भी मौका है। अवाम की जान छोड़ दें, खुदा हाफिज करे और कहें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे ये मुल्क अब नहीं चल रहा। मौलाना साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को मुबारकबाद देती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे लगा कि ये हमारी फतह है, उनको देखा तो खुशी हुई। केपीके में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है। मैं केपीके के अवाम को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मुस्लिम लीग नून को मौका दें और मैं मुस्लिम लीग नून को भी ये कहूंगी कि पूरी तवज्जो अपनी केपीके में रखें, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। और अगले इलेक्शन में हेलमेट पहनकर कौन जाएगा ये तो वक्त बताएगा। शहबाज गिल का मरियम नवाज के तंज पर जवाब। कहा पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई की वजह से आपका दाव लग गया। हम गलतियों से सबक सीखते हैं, आपकी तरह मुल्की इदारों और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ामात नहीं लगाते। उनका कहना था कि मरियम नवाज की नई ऑडियो के बाद 2 चैनल्स की गैर जानिबदारी पर सवालात उठ रहे हैं। लीगी रहनुमा का दावा दुरुस्त है तो इन चैनल्स को पीटीआई से माजरत करनी चाहिए।
پہن کر کس کو جانا پڑنا الیکشن میں وہ تو وقت بتائے گا. پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی جو ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہی وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف نبردزما تھے اس وجہ سے آپ کا داؤ لگا ہے. ہر مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرتی ہے, اسے لرن بھی کرتی ہے اور اگلی دفعہ بہتر مقابلے کے لیے تیار ہوتی ہے. آپ کی طرح نہ مخالفین کو گالیاں دیتی ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتی ہے, نہ ملک کے اداروں کو گالیاں دیتی ہے. آپ نے کہا ہے کہ دیکھا میں نے کس طریقے سے جیو ٹی وی اور دنیا ٹی وی جو ہے اس کو مینج کیا ہے اور انہوں نے کس طریقے سے سبق سکھایا ہے پی ٹی آئی کو. تو اب ان اداروں کو یا تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف جانبداری نہیں کی, اور اگر جانبداری کی ہے تو پھر معذرت کرنی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں تحریک انصاف سے غلطیاں ہوئیں. غلط امیدواروں کا انتخاب کیا جس کی قیمت چکانا پڑی, مگر اب ایسا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات میں مضبوط ہو کر سامنے آئے گی. آئندہ انتخابی حکمت عملی کی نگرانی خود کرنے کا اعلان بھی کر دیا. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں تحریک انصاف سے غلطیاں ہوئی ہیں. غلط امیدواروں کا انتخاب کیا گیا ہے جس کی قیمت بھی چکانا پڑی ہے, مگر اب ایسا نہیں ہوگا. عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی بلدیاتی انتخابات میں مضبوط ہو کر سامنے آئے گی. آئندہ انتخابی حکمت عملی کی نگرانی خود کرنے کا اعلان بھی کر دیا. اور کے پی میں حکومت کی شکست پر لیگی رہنماؤں کی تنقید. احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی نے کہا پی ٹی آئی کو غیر معمولی شکست ہوئی ہے. احسن اقبال بولے عوام کو مبارک ہو, عمران خان نے شکست کا نوٹس لے لیا, ملک کو اس حکومت سے جلد نجات مل جائے گی. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے عادل تنولی. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ریفرنسز کی سماعت کے لیے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال پیش ہوئے. میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان نے کے پی بلدیاتی الیکشن کے نتائج کو حکومت کی شکست فاش قرار دیا. یہ کوئی معمولی شکست نہیں ہے, مکمل ریجیکشن ہے اس کی پالیسی کی. اس ملک کو جو انہوں نے تباہ کیا ہے, صوبے کو تباہ کیا ہے, اور یہی کیفیت ہر جگہ ہوگی. اب الیکشن چوری کرنا بھی ذرا مشکل ہو گیا کیونکہ لوگ جوتیاں ماریں گے جو چوری کریں گے. سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے پی ٹی آئی کی ہار کے بعد موجودہ حکومت سے مکمل نجات کی پیشگوئی کر ڈالی. عوام کو مبارک ہو, عمران نیازی صاحب نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی شکست کا نوٹس لے لیا ہے. گویا کہ اب پی ٹی آئی کا فاتحہ پڑھ لی جائے تو اب انشاءاللہ ان سے نجات بہت قریب ہے. احتساب عدالت نے احسن اقبال کے خلاف ناروال اسپورٹ سٹی ریفرنس کی سماعت نیب پروسیکیوٹر کی عدم حاضری پر بغیر کارروائی 12 جنوری تک ملتوی کر دی. پی ٹی آئی کا جنم پشاور میں ہوا اور وہ دفن بھی وہیں پر ہوگی. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا عوام نے تحریک انصاف کو کارکردگی کی سزا دی ہے. خیبر پختونخوا میں جب ایسا نتیجہ آیا ہے تو سندھ, پنجاب اور بلوچستان میں کیا ہوگا یہ سوچ لیں. پی ٹی آئی کا جو جنم ہے وہ پشاور میں ہوا ہے اور پی ٹی آئی پشاور میں دفن ہو جائے گی. اور اس بلدیاتی الیکشنز کے نتائج نے یہ ثابت کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے جو پی ٹی آئی کو ماضی کے 2-3 الیکشنز میں ووٹ دے کے کامیاب کروایا تھا, انہوں نے پی ٹی آئی کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا شاید انہوں نے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو دی ہے, ان کے امیدواروں کو دی ہے. وہ خیبر پختونخوا ہے جہاں پی ٹی آئی نے باقی تمام جماعتوں کو ایک طرح سے فارغ کر دیا تھا. اس علاقے میں اگر پی ٹی آئی کا یہ حشر ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صوبہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا, پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا اور بلوچستان کے بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا. اور مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پھلجھڑیاں. کے پی بلدیاتی الیکشن کے نتائج کو ووٹ کو عزت دو تحریک کی کامیابی قرار دیا. بولے عمران خان اب یہی گنگنا رہے ہیں کہ دل امید توڑا ہے کسی نے, سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے. کیپٹن صفدر نے نواز شریف کو اپنے جیسا داماد ملنے پر خوش نصیب قرار دیا. اللہ کا شکر ادا کریں گے جس نے ووٹ کو عزت دو کی تحریک کو کامیاب کیا. مولانا ہو, جے یو آئی ہو, نون ہو, کوئی بھی ہو, عوام کا ووٹ صحیح بکسے میں گرا اور صحیح بکسے سے کاؤنٹ ہو گیا. اتنی بڑی دھند کے اندر الیکشن جیتنا یہ عوام کی فتح ہے. دل امید توڑا ہے کسی نے, سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے. آج کل عمران خان یہ گنگنا رہا ہے.
بھائی میں آپ سے گپ شپ لگاتا رہتا ہوں، لائٹ ماحول میں بات کرتا ہوں، کیونکہ اتنا بڑا ٹینس ماحول ہے، آپ پہ بھی ہے، ہمارے اوپر بھی ہے۔ 28 تاریخ کو آپ کو دکاندار کہتا ہے جناب پہلے 50,000 روپے گروسری کا ادھار ہو گیا، آپ بیگم کو کہتے ہیں ابھی تو بل ہی نہیں آیا گیس کا اور بجلی کا، وہ کہتی ہے گیس آ ہی نہیں رہی، بجلی آ ہی نہیں رہی، تو بل کیسے آئے گا؟ سرتاج میں آپ کو ذرا ریلیکس کر رہا ہوں۔ جس طرح اللہ نے میرے بیٹے کو اچھی بہو دی ہے، اللہ سب کے بیٹوں کو اچھی بہو دے، بیٹیوں کو اللہ اچھے داماد دے، جس طرح اللہ نے نواز شریف کو میری شکل میں داماد دیا۔ اتنے مزے کے گانے تھے، میں نے کہا ان کو سن کے میں ذرا انجوائے کروں، یہ نہ ہو کہ میں کوئی ایسا گانا گا دوں کہ یہ سارے انجوائمنٹ ختم ہو جائے۔ میں نے کبھی گانا گایا نہیں، قوالی سنتا ہوں تو قوالی سنتا رہا ہوں۔ ابھی تو میں اپنی شادی کے گانے گا رہا ہوں 30 سال سے، اگلے 30 سال بیٹے کے پھر سناؤں گا۔ پشاور میں بلدیاتی انتخابات کے دوران ہنگامہ آرائی پر گرفتار آزاد امیدوار کے پولیس حراست سے فرار پر الیکشن کمیشن برہم۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کا بھائی ڈی ایس پی ہے یا اے سی، آئندہ سماعت پر ملزم کو پیش کیا جائے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندے ذوالقرنین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین بتائیے گا آج الیکشن کمیشن میں سماعت کے دوران مزید کیا کارروائی ہوئی؟ دیکھیں پشاور کا جو سٹی کونسل کا ایریا تھا، یہاں کے جو 5 پولنگ اسٹیشن ہیں جن کے اوپر لا اینڈ آرڈر سچویشن کے باعث پولنگ نہیں ہو سکی تھی، اس حوالے سے آج کیس کی سماعت تھی، جس میں جو ریٹرننگ افسر ہے انہوں نے عدالت کو بتایا الیکشن کمیشن کو کہ آزاد امیدوار ارشد علی نے حملہ کیا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، جس کو بعد میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے بھی جب ان سے رابطہ کیا اس کو ارشد علی کو گرفتار کروا دیا گیا۔ الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر نے یہ استفسار کیا بار بار کہ کیوں وہ پولیس کی حراست سے فرار ہوا، کیا اس کا کوئی رشتہ دار پولیس میں تھا یا کیا وجوہات تھی، جس پر بتایا گیا کمیشن کو ریٹرننگ افسر کی جانب سے کہ انہوں نے خود ایس ایچ او کو اس کو گاڑی میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد کا انہیں علم نہیں تھا۔ ایس ایچ او کا بھی جو ایس ایس پی آپریشنز پیش ہوئے یہاں پہ پشاور کے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے متعلقہ جو اپنے پولیس افسران ہیں ان کو انکوائری کے لیے شوکاز نوٹس جاری کر دیا، جو بھی اس میں لوث پایا جائے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے یہ واضح کیا کہ اگر کسی کا کوئی بھائی ڈی ایس پی یا اسسٹنٹ کمشنر بھی ہوا تو کسی صورت اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اب آزاد امیدوار جو تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ ذوالقرنین۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں ابھی ایک انتخابی مرحلہ باقی ہے جس میں ہوں گے اس سے زائد پولنگ اسٹیشنوں پر انتخابات۔ پشاور سے عرفان موسیٰ رپورٹ کریں گے۔ کہیں ہنگامہ آرائی تو کہیں لڑائی جھگڑے اور توڑ پھوڑ۔ خیبر پختونخوا کے متعدد تحصیلوں میں انتخابی عمل متاثر ہوا تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا ان پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کا۔ جہاں پولنگ روک دی گئی ہے تو یہ رپورٹ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مزید کارروائی کے لیے بھجوا رہے ہیں۔ جن پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ انتخاب ہوگا ان میں پشاور کے 6، کرک کے 9، تحصیل بانڈا داؤد شاہ کے 3، تحصیل تخت نصرتی کے 35 پولنگ اسٹیشن شامل ہیں۔ لکی مروت کے 4 پولنگ اسٹیشن، تحصیل لنڈی کوتل کے 20 اور باڑہ تحصیل کے 2 پولنگ اسٹیشن، جبکہ باجوڑ خار تحصیل کے 2 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ الیکشن ہوگا۔ اسی طرح تحصیل بکا خیل کے تمام پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ جے خان سٹی میں امیدوار کے قتل کے باعث الیکشن ملتوی ہوا تھا۔ بنو کی تحصیل بکا خیل میں رات کے جو ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بھی ہے ان کے رپورٹس پر الیکشن کمیشن نے وہاں کا انتخاب ملتوی کر دیا تھا۔ اس سے پہلے ڈی آئی خان میں ایک کینڈیڈیٹ کے فوت ہونے سے وہاں بھی انتخابات ٹرمینیٹ کر دیے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں کی رپورٹ ملنے کے بعد ری پولنگ کی تاریخ کا فیصلہ کرے گا۔ کیمرامین عابد خان کے ساتھ عرفان موسیٰ، سما، پشاور۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دیں۔ ایف آئی اے کے مطابق شہباز خاندان کے 45 اکاؤنٹس سے منی لانڈرنگ کی رقوم جمع ہوئیں۔ ارشد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے ملزمان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات جمع کرا دی۔ دستاویزات کے مطابق شہباز شریف کے نام پر 14 بینک اکاؤنٹس رجسٹرڈ ہیں۔ 2008 سے 2018 تک ایک ہی برانچ میں 10 اکاؤنٹس کھولے گئے۔ ایف آئی اے کے مطابق 2005 سے 2018 تک حمزہ شہباز کے نام پر 13 بینک اکاؤنٹس کھولے گئے، جبکہ سلیمان شہباز کے نام پر 2004 سے 2018 تک 18 بینک اکاؤنٹس کھولے گئے۔ بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے شہباز فیملی کے اکاؤنٹس میں 16 ارب 34 کروڑ روپے جمع ہوئے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو متعدد مواقع فراہم کیے گئے، تاہم ملزمان الزامات سے متعلق تفتیشی ٹیم کو مطمئن نہ کر سکے۔
FIA हुकाम का कहना है कि इल्जामात साबित होने पर मुल्जिमान को 7 साल कैद, जुर्माना और जायदाद जब्ती की सजा हो सकती है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समान, लाहौर। और अभी खबर ये है कि नैब प्रोसिक्यूटर की बीमारी के बायस एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत ना हो सकी। अदालत ने 12 जनवरी की नई तारीख दे दी। समाअत के लिए नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची तो पहली मरतबा उनके साहबजादे जुनेद सफदर भी हमरा थे। समाअत शुरू हुई तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त पेश की गई। दरख्वास्त में नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि उन्हें सख्त बुखार है, सूंघने और चखने की हिस्स ख़त्म हो चुकी है। डॉक्टर्स ने करंतना होने का मशवरा दिया है, इसलिए समाअत की नई तारीख दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इसाक डार की सेनेट नशिस्त खाली करार देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर खजाना की नाअहली के लिए दायर दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार मौजूद नहीं, इसाक डार भी नहीं आए। इसाक डार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किल बीमार और बैरून मुल्क हैं। अदालत ने अदम पैरवी पर दरखास्त ही खारिज कर दी, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन इसाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। अगर मुकर्ररा मुद्दत के दौरान इसाक डार ने सेनेट की रुकनीत का हल्फ न लिया तो नशिस्त खाली तसव्वुर होगी। और अब अहम खबर ये है कि पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का कामयाब तजर्बा किया है। सदर, वजीर आज़म और अस्करी हुकाम ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों समेत पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को मज़ीद तक़वियत देगा। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का कामयाब तजर्बा किया है और सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी हुकाम ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों समेत पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। ISPR का कहना है कि यह तजर्बा पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को मज़ीद तक़वियत देगा। और अभी अहम खबर कि पंजाब हुकूमत ने कमर्शियल सेक्टर को 24 घंटे काम करने की इजाज़त दे दी है। कोरोना वबा के बायस मार्केट्स और कारोबार के औकात कई माह से महदूद थे। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, बताइएगा, अब तमाम तर कारोबार मामूल के मुताबिक रवा रखे जा सकेंगे? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें बतदरीज कमी के पेश नज़र मार्केट्स पर जो आयद तमाम पाबंदियां हैं वो ख़त्म करने का फैसला किया है पंजाब हुकूमत ने, जिस पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम 36 अजला में जितने भी कारोबारी मराकिज़ हैं वो हफ्तों के 7 दिन 24 घंटे काम कर सकेंगे और कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे, मगर उनको मुकम्मल एहतियाती तदाबीर और SOPs के साथ काम जारी रखने की जो है वो इजाजत होगी। जिले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो नोटिफिकेशन का बाकायदा इतलाक यकीनी बना सकते हैं। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया दानियाल। और पंजाब हुकूमत ने सूबे के हर ख़ानदान को हेल्थ कार्ड देने का फैसला किया है। ये कार्ड कब से मिलना शुरू होंगे, इनसे कौन कौन से अमराज का इलाज हो सकेगा, कितने अस्पताल रजिस्टर्ड हैं? समा के नुमाइंदे दानियाल उमर ने आम शहरी के जहन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। उन्होंने वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का इंटरव्यू किया है। झलकियाँ आपको दिखाते हैं। हेल्थ सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा रही है, वो है नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड, जो कि लॉन्च किया गया है पंजाब के अंदर, और पंजाब की जो पूरी आबादी है उसको ये हेल्थ कार्ड मैसर आ जाएगा मार्च तक। इसी पर बात करने के लिए एक आम शख्स का, एक आम शहरी का जो सवाल है, हम मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, और जितने भी सवालात एक आम शहरी के जहन में हैं उनसे जानते हैं। मैम, पंजाब के हर शख्स को हेल्थ कार्ड मिलेगा, क्या वाकई ऐसा होगा? हर शख्स को नहीं, हर ख़ानदान के हेड को, यानी जो एक ख़ानदान है जिसमें वालिद, वालदा और बच्चे, वो एक ख़ानदान होता है। और हमारे एस्टिमेट में 3 करोड़ ख़ानदान हैं पंजाब के अंदर, और ये हमें नादरा ने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अब तक हम 85 लाख फैमिलीज़ को ऑलरेडी कार्ड दे चुके हैं। बाकी जितने ख़ानदान रह गए हैं उनको अगले 3 माह के अंदर कार्ड्स दे दिए जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही हेड ऑफ़ द फैमिली हो। बेवा खातून के अगर घर 2 या 3 बच्चे हैं तो वो भी हेड ऑफ़ द फैमिली है, उसको अपना कार्ड अलहदा मिलेगा। पूरे पंजाब के अंदर को 300 से ज़्यादा अस्पताल ऑलरेडी इम्पैनल हो चुके हैं, और जैसे जैसे ट्रेंड बेहतर हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल अपने आप को इम्पैनल करवा रहे हैं। सिर्फ लाहौर के अंदर 60 अस्पताल हैं, निजी अस्पताल। हमारी जो अपने
पब्लिक सेक्टर के अस्पताल हैं वो भी इम्पैनल हो रहे हैं। कब से वो अपना हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे? 1 तारीख से इंशाल्लाह हम बांटना शुरू करेंगे। बांटने में देखें इतनी बड़ी जब आबादी हो तो 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं। आईडी कार्ड ना हो तो आपको हेल्थ कार्ड नहीं मिलेगा। किस बीमारी का इलाज हो सकेगा? क्या इसमें ओपीडी भी शामिल होगी? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बिल्कुल शामिल नहीं है इसमें। ओपीडी के लिए आपको पता है हमारे अपने बहुत बड़े बड़े अस्पताल मौजूद हैं। ओपीडी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ होगी। एक खातून की डिलीवरी, उसका सिजेरियन सेक्शन, उसका किसी किस्म का ऑपरेशन, वो सब कुछ कार्ड पे होगा। हिस्टेक्टमी है, लेप्रोटमी है, सब कुछ कार्ड में शामिल होगा। किसी किस्म के सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो कार्ड में शामिल हैं। हेड इंजरी के सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं और जो इंटरवेंशंस हैं वो सब कुछ इसमें शामिल हैं। रोड एक्सीडेंट्स की अगर कोई इंजरी हुई है और एक टांग टूट गई है, आंखों की बीमारी इसके अंदर शामिल है। डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट इसके अंदर शामिल है। डायलिसिस शामिल है। यानी आप ये समझें कि जितनी मेजर बीमारियां हैं जिसके लिए आपको इंडोर में दाखिल होना पड़ता है वो सब इसके अंदर शामिल है। यहाँ तक कि कैंसर की थेरेपी जो है, कीमोथेरेपी, वो भी इसके अंदर शामिल की गई है। कैंसर का ऑपरेशन भी शामिल किया गया है। लिमिट ज़रूर 10 लाख की है। फिर हमने तो थैलेसीमिया के ट्रीटमेंट को भी इसमें शामिल किया हुआ है। इसमें दवाइयाँ भी शामिल हैं, टेस्ट भी इसके अंदर शामिल है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जंग में कोरोना वैक्सीनेशन के टारगेट मुकम्मल करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया और महकमा हेल्थ का बड़ा ऑपरेशन जारी है। एक ही दिन में 500 अफराद को पकड़कर वैक्सीन लगा दी गई। अरशद खान की रिपोर्ट देखिए। जंग वालों, कोरोना वैक्सीन लगवा लो, जो नहीं लगवाएगा उसे जबरदस्ती टीका लगाया जाएगा। महकमा सेहत की टीम जिला इंतजामिया के साथ वैक्सीन के टीके उठाए गली गली घूम रही है। कोई भी ऐसा शख्स जिसकी वैक्सीन नहीं हुई, अगर टीम के रेडार पर आ गया तो टीका लगे ही लगे। तमाम पब्लिक प्लेसेस पर इनको हम चेक करेंगे। इसका मकसद ये है कि हमारा जंग जो पिछली अर्ली कैंपेन्स में थोड़ी हमारी ये वीक रही थी, उसको हम बूस्ट अप करें। जिम्मेदार शहरियों ने जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के इकदाम को खुशाइंद करार दिया है। ये वैक्सीनेशन जो है महकमा हेल्थ का अच्छा इकदाम है और हमें सबको करवानी चाहिए। इससे जो है कोरोना वायरस को रोकने में मदद मिलेगी। इंतजामिया का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम 10 जनवरी तक जारी रहेगी। तमाम शहरियों को कोरोना से महफूज बनाना तरजीह है। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। आपको बराह रास्त ले चलेंगे मुल्तान, जहां गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और नए नए पैकेजेस दिए। उनका मकसद ये था कि हम जो बिजनेस है और जो आपके मेंबर्स हैं उनको वक्ती तौर पे कैश फ्लो का सपोर्ट मिले और हर तरह से मिले, और अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको फैसिलिटेट किया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो स्कीमें निकालता है, डायरेक्टली तो हम किसी को कर्जा नहीं देते क्योंकि हम कस्टमर से डील करते ही नहीं हैं। हमें इन स्कीमों को चलाना होता है बैंकों के जरिए, क्योंकि बैंक्स को ही हम रेगुलेट करते हैं। कुछ बैंकर हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो एक जो चैलेंज आता है जब हम किसी बैंक के ज़रिए किसी स्कीम को चलाते हैं, और आपने भी अपनी तकरीर में काफ़ी ऐसे मिसालें दी जहाँ पे आपको बैंकों से वो फैसिलिटेशन नहीं मिल रही जिसकी आप उम्मीद करते हैं। तो जब कोविड में हमने ये पैकेजेस दिए तो उस वक़्त हमें भी एक जो फीडबैक आ रही थी बिज़नेस कम्युनिटी से वो ये थी कि आपने स्कीमें तो अच्छी बना दी, लेकिन आप कैसे एतमाद करेंगे कि बैंक इनको आगे चलाएंगे। और अब मैं आना चाहता हूँ मुल्तान कि इसका और मुल्तान से क्या ताल्लुक। और हमने ये सोचा कि क्योंकि ये एक जेन्युइन कंसर्न है तो हमने जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उनके साथ मिल के इन स्कीमों को चलाना है, क्योंकि जो इन स्कीमों के बेनिफिशरीज हैं वो चेम्बर्स के मेंबर्स हैं। और अगर चेम्बर्स जो हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट लिएजॉन कर लेंगे तो हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आएगी कि हमारी स्कीमें बैंक्स किस तरह चला रहे हैं, और इस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से फिर हम बैंकों से फॉलो अप कर सकते हैं कि कहाँ स्कीमें चल रही हैं, कहाँ नहीं चल रही। तो हमने फिर कोविड में हर चेम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, जो बड़े बड़े चेम्बर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स की, और ये जूम मीटिंग्स हो रही हैं। और हमने सब चेम्बर्स के प्रेसिडेंट्स को दरख्वास्त की कि आप ये हमारी स्कीमें हैं जिसमें सैलरी एंड वेजेस की स्कीम थी, जिसमें टर्फ स्कीम थी, जिसमें
बैंक्स प्रिंसिपल्स की एक्सटेंशन। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर मुल्तान में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको देंगे टंडुआल अय्यार से, जहां 5 अफराद के कत्ल केस में नामजद मुलजिम की दरखास्त जमानत की समाअत हुई है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने SSP टंडुआल अय्यार के मोटापे पर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया है। कहा, इस मोटापे के साथ आपको वर्दी में नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री टंडुआल अय्यार, जहां 5 अफराद के कत्ल केस में नामजद मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है। मुलजिम अब्दुल मजीद की 1 लाख रुपए की एवज जमानत मंजूर की गई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने SSP टंडुआल अय्यार के मोटापे पर नापसंदीदगी का इजहार किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, इस मोटापे के साथ आपको वर्दी में नहीं होना चाहिए। फोर्स में है, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। मीठा ज्यादा खाने से वजन बढ़ गया। SSP टंडुआल अय्यार की जानिब से ये जवाब दिया गया, जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अपने वजन को कंट्रोल करें ताकि आप फिजिकली फिट हो जाएं। इस मोटापे के साथ आपको इस वर्दी में नहीं होना चाहिए। टंडुआल अय्यार, जहां 5 अफराद के कत्ल केस में नामजद मुलजिम की दरखास्त जमानत की समाअत हुई। और अब आपको बताएं कि इमराज खून के मुमताज़ माहिर डॉक्टर ताहिर शमसी को सुपर हाईवे के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। डॉक्टर ताहिर शमसी की नमाज जनाजा कराची के टीपू सुल्तान रोड पर वाक़ नजम मस्जिद में अदा की गई, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान, मोहम्मद हुसैन मेहनती, साबिक CPLC चीफ अहमद चिनाई और डॉक्टर अब्दुल बारी समेत मरहूम के अजीज़ व क़ारिब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मरहूम को सुपर हाईवे के यूसुफपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद कहते हैं कि डॉक्टर ताहिर शमसी का इंतकाल पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है, शायद ही ये खिलापुर हो सके। ताहिर शमसी के इंतकाल पे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है और मैं इसको इररिपेयरेबल लॉस कहता हूँ, ऐसा लॉस जो कि आप इसको ठीक नहीं कर सकते। और खून से मुतालिक, खून की बीमारियों से मुतालिक जुमला अमराज जो है वो उनके हॉस्पिटल जो उनका कायम किया हुआ है, वहाँ पे हर तरह का इलाज होता था। लोग मौजूद हैं, ताहिर शमसी ने बहुत से लोगों को ट्रेनिंग भी दी हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि सिलसिला उनका जो शुरू किया था वो जारी रहेगा। पोर्ट पर रिसीव करने आता था और वो इंग्लैंड में जाता था, तो जिस तरह की उसको रिसेप्शन मिली थी इंग्लैंड में, वो हमें याद है, अभी भी अखबारों में हमने देखी थी। तो उसके बाद फिर हमने बुरे वक्त भी देखे। देखिए, एक सबसे पहले आपके लिए, क्योंकि आप जिस तरह ओपनिंग बैट्समैन है हमारे, आपको सारी जगह फ्रंट लाइन पे फेस करना पड़ता है पब्लिक, इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन को। तो एक चीज़ प्लीज़ याद रखें कि जो मुल्क की ज़िंदगी, उसका जो साइकिल होता है ना, वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, ऊंच नीच होती है। इंसान की ज़िंदगी में भी, इदारे की ज़िंदगी में भी, स्पोर्ट्स टीमों की ज़िंदगी में भी और मुल्क की ज़िंदगी में भी। तो ये जो हमारा जो डाउन साइकिल आया, इसकी हमारी इसी मुल्क का कसूर है, हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमने अपने आप को ही इस्तेमाल होने दिया, एड के लिए हमने अपने मुल्क की रेपुटेशन को कुर्बान किया, अपने लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई सिर्फ पैसे के लिए। और ये जो पिछले 20 साल गुजरे, ये जो वॉर ऑन टेरर थी, ये तो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड थी पाकिस्तान की, क्योंकि मैं तो उस वक्त बड़ा करीब था डिसीजन मेकर्स के जब ये फैसले हो रहे थे कि हमें इसमें शिरकत करनी चाहिए ना, ये वॉर ऑन टेरर में। तो मुझे तो पता है क्या हुआ, क्या कंसिडरेशंस थी, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कंसिडरेशन पाकिस्तान की अवाम नहीं थी, वही जो पहले भी कंसिडरेशंस थी 80s में जब हमने अफगान जहाद में शिरकत की। ज़्यादा है बजाय ये कि कोई हाई प्रिंसिपल था या पाकिस्तान के लोगों के मफादात, अनफॉर्चुनेटली डॉलर्स थे। और जब आप इस तरह के फैसले करेंगे, ये अल्लाह का एक, जब से उसने दुनिया बनाई है उसके असूल हैं। आप जब अपने प्रिंसिपल से हट के सिर्फ मटीरियल
फैसले करेंगे मटीरियलिज्म पे बेस्ड, इसका एक कॉन्सिक्वेंसेस है। और वो कॉन्सिक्वेंसेस फिर थोड़ी देर ये इस तरह होता है कि कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से करना, थोड़ी देर आपको फायदा हो जाता है, उसके बाद उसके नुकसानात आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ये निचले साइकिल्स पे आते हैं, हमें किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, हम गलत फैसले करते हैं। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे जो 3 साल में आप कहीं हम अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन अगर आप दुनिया की एटीट्यूड आप पाकिस्तान की तरफ देखें, वो मुख्तलिफ है। हालांकि हमें बड़ा प्रॉब्ली पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो हमें फाइनेंशियल क्रंच फेस करना पड़ा, वो शायद ही कभी किसी गवर्नमेंट को ऐसे इस तरह के डेफिसिट्स मिले हों फिस्कल और करंट अकाउंट के। और फिर कोरोना, यानी ये 100 साल में एक दफा इतना बड़ा दुनिया के अंदर क्राइसिस आता है जो कि कोरोना का क्राइसिस आया। और उसके अंदर इस सब के बावजूद आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, आप देख लेंगे 3 साल पहले हमारी दुनिया में क्या रेपुटेशन थी, आज क्या है। तो इसका मतलब कि इसके बावजूद कि हमने मुश्किलात का सामना किया और बड़े बड़े, और अभी भी मुश्किलात सामने हैं, ये कभी हमें कोई गलतफहमी में नहीं होना चाहिए कि अभी भी हम वी आर आउट ऑफ द वुड्स, लेकिन पाकिस्तान की जो इमेज है वो आप दुनिया में देखें, इंशाल्लाह अगर आप कोई भी सर्वे करवाएंगे तो माशाल्लाह पाकिस्तान का इमेज ऊपर गया। और ये रिफ्लेक्ट करता है ये जो कॉन्फ्रेंस करवाई गई, इसके अंदर जो जिस तरह की अटेंडेंस थी और जिस तरह की पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसकी पजीराई की गई, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए। और ऑब्वियसली हमारे फॉरेन ऑफिस आप सब हीरोज़ का बहुत बड़ा हाथ है कि हमने रेजोल्यूशन के अंदर जो हम चाहते थे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्फ्रेंस करने का, वो पूरा हुआ है। आज सारे दुनिया के मुसलमान मुल्कों ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये आज यूनिवर्सल हो चुका है। आप यूरोपियंस की सारों की स्टेटमेंट्स देख लें, उनके मौक़िफ़ थे वो अब हमारे साथ खड़े हैं। यूनाइटेड नेशंस का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। और ये जो शाहजी आपने बात की, जो कांग्रेसमैन जिन्होंने लेटर लिखा है ब्लिंकन को, ये भी बिल्कुल तायद करता है कि जो हम पहले दिन से कह रहे थे, अब से नहीं कह रहे, हम जब 15 अगस्त हुआ उसके बाद से हम ये कह रहे थे कि इस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट आपको पसंद है या नहीं है। यह 4 करोड़ ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, उनकी जिंदगी अजाब में जाने लगी है। और ये अब एक्नॉलेज है। अब ऑब्वियसली अभी हमने देखना है कि ये पूरी तरह ये कांस्टेंट स्ट्रगल रहेगी कि ये बिल्कुल जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जिस लेवल का होने लगा है, इसके ऊपर टाइम बड़ा ज़रूरी है कि टाइम इज़ द एसेंस, हम सही माने में जल्दी जल्दी इनकी इमदाद करें। और अफ़गानिस्तान का इशू सिर्फ यही नहीं कि वो हमारे हमसाए हैं जिनसे हमारे पाकिस्तान बनने से इस खत्ते के बड़ा क्लोज उनकी रिलेशनशिप है। कभी जो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान है वो इस हिंदुस्तान का हिस्सा होता था, और कभी जो पाकिस्तान है वो भी कई दफ़ा अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहा है। तो हमारे तो बड़े पुराने उनके लिंक्स हैं। लेकिन ये अबव ऑल एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। एक ह्यूमन लेवल के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है कि मैन मेड क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है, जबकि पता है कि अगर उनके अकाउंट्स डीफ्रीज कर दें, अगर उनकी बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी डाल दें, तो पता है कि ये अवर्ट हो सकता है ये क्राइसिस। मैं फाइनली शाह साहब, जो भी आपने बातें की, मैं सिर्फ फाइनली एक बात करना चाहता हूँ कि देखें, जो कौमें होती हैं ना, उनके अंदर जब वो नीचे जाती हैं तो एक बड़ा लॉस होता है, और उसको कहते हैं सेल्फ बिलीफ। जब आपका सेल्फ बिलीफ चला जाता है तो ये इंसान अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बनाई है अशरफुल मखलूकात, कि ये जब एक बिलीव करता है किसी चीज़ में तो ये कुछ भी अचीव कर सकता है। लेकिन जब उसका सेल्फ बिलीफ चला जाता है, जब उसका कॉन्फिडेंस ही अपने आप में चला जाता है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैंने, क्योंकि मेरी तो सारी ट्रेनिंग टीम्स के अंदर हुई है, जिधर आप मुकाबला करते हैं मुसलसल, या आप हार रहे होते हैं जीत रहे होते हैं, और आपका मुकाबला दुनिया की टीमों से हो रहा होता है। तो मैंने तो देखा हुआ है कि हमने ऊंच भी देखी अपनी टीम की, पर हमने नीच भी देखी है। लेकिन जब ऊपर जाती है टीम
تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے سیلف بلیف. وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک چھوٹا سا برطانیہ ساری دنیا کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا. وہی لوگ تھے, سیلف بلیف آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عرب تھے جن کی کوئی حیثیت دو سپر پاورز کے سامنے نہیں تھی. وہ 30-40 سال میں دنیا کی امامت کر دی انہوں نے. کیا کوئی چینج آیا نا ان کے اندر؟ چینج ہوتا ہے سیلف بلیف. وہ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہی انسان بڑا انسان بن جاتا ہے. آپ نے بات کی ہندوستان کی. ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے, پتہ نہیں غالباً مجھے ایک اسٹیٹسٹکس تھی, میں جب کیپٹن تھا ہم نے 24 ان کے سامنے ون ڈے میچز کھیلے, 19 جیتے ہم. ہمارے اندر بلیف تھا. 7 گنا بڑا ملک تھا. تو یہ بڑا ملک اور چھوٹے ملک کی بات نہیں ہوتی. اپنے ملک کے اندر جب بلیو کرنا شروع کرتے ہیں اور ٹیم ورک ہوتی ہے, یہ جو آپ نے کامیابی ہوئی یہ ٹیم ورک سے بھی تھی. سب نے کوآرڈینیٹ کیا, سب نے ایک ٹیم بن کے اس کو کامیاب کیا, اس فنکشن کو, جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. سب نے مل کے کیا. اور میں نے دیکھا کہ سب کو بڑا فخر تھا جب وہ دیکھ رہا تھا, میں اپنے لوگوں کی شکل وہ جب دیکھ رہے تھے کہ کامیابی سے کانفرنس تھوڑے ٹائم میں کنڈکٹ کی, تو سب کو ایک اندر بلیف آیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتی, کئی چیزیں غلط ہو سکتی تھیں. تو اسی طرح جب آپ اپنے اندر بلیو کرنا شروع کریں گے, ہم ایز اے نیشن, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے ملک. کیونکہ میں نے جب ٹیم میں کرکٹ میں آیا تھا تو ہمارا باٹم پہ ٹیم تھی, کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے. اور جب میں گیا تو ورلڈ چیمپئنز تھے. جب ہم نے کینسر ہاسپٹل بنانے کی کوشش کی, کسی نے کہا نہیں بن سکتا. یہ ملک کے لوگوں نے اکٹھا کر کے بنا دی اور چلا بھی رہے ہیں. بنایا بھی اور چلا بھی رہے ہیں. یہ بھی ایک معجزہ ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ 70 کروڑ میں پیسہ جمع کر کے ہاسپٹل بنایا, 10 ارب روپیہ سال کا اس کا خسارہ ہے غریبوں کا علاج کرنے میں, اور پھر دوسرا بھی بن گیا اور تیسرا بھی بن رہا ہے. یہ لوگ بنا رہے ہیں. زلزلہ آیا, ہر پاکستانی دنیا میں موبلائز ہوا. لیکن جب فلڈ آیا, جب دنیا نے نہیں مدد کی, جدھر بھی پاکستانی بیٹھے تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے ملک کو, اپنی نیشن کو, یہ ہمیشہ ٹیسٹ پاس کرتی ہے, جو ماشاءاللہ آپ نے کیا. تو ہمیں ایک سیلف بلیف چاہیے. ہم جو بھول بیٹھے, جب آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں کسی کے سامنے تو سب سے بڑی کیجولٹی آپ کا سیلف بلیف ہوتا ہے. یہ ڈپینڈنسی جو ہے یہ ایک انسان کے ذہن میں جب آ جاتی ہے, وہ اپنے اندر بلیو ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا جی, وہ فلانا ملک ناراض ہو جائے گا تو چلو جی اپنے انٹرسٹ ہم اپنے لوگوں کو قربان کر دیتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ ہمارے اندر بلیف نہیں ہوتا. 22 کروڑ لوگ, یہ بہت بڑی طاقت ہے. ہم ہی اپنے اندر بلیو نہیں کر رہے. 22 کروڑ لوگ, کسی کا جو بھی پاپولیشن 22 کروڑ کا ہو اور وہ ٹیلنٹڈ پاپولیشن ہو, جس کے باہر, ملک کے باہر جو یہ 90 لاکھ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی, ان میں سے اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن زیادہ ہے, ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں وہ. آپ کو ہر پروفیشن ملے گا, انٹرپرینورز ملیں گے, ایکیڈیمکس ملیں گے, کوالٹی کے ملیں گے. تو ہم نے اپنے ملک کو یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے, میریٹوکریسی لے کے آنی ہے, رول آف لا. سب سے امپورٹنٹ چیز رول آف لا ہے. کبھی کوئی قوم یہ اپنے ذہن سے نکال دینا کہ کوئی بھی ملک آج تک رول آف لا اسٹیبلش کیے بغیر ترقی کیا, نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں سارا ایلیٹ کیپچر کر جاتی ہے. اور جب ایلیٹ کیپچر کرتی ہے ریسورسز کو, اور میرٹ, سب سے پہلے میرٹ جاتی ہے. جو اصل انٹرپرینورز ہیں ان کو بگا دیتے ہیں, وہ مافیاز کنٹرول, کارٹلز کنٹرول کر لیتے ہیں. ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جس بھی ملک کی آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ ریسورسز ہوگی ان کے پاس, غریب ہوں گے. ریسورسز میں امیر ترین ملک, غریب ترین. اور سوئٹزرلینڈ جیسا ملک, نیوزی لینڈ, جدھر سوائے ہے ہی کچھ نہیں بھیڑ بکریوں کے علاوہ یا گایوں کے علاوہ, پہاڑوں, وہ دنیا کے خوشحال ترین ملک ہے, کیونکہ رول آف لا ہے. تو ہماری سٹرگل اصل میں, یہ یاد رکھیں کہ ہمیں فوکس کر لینا چاہیے. ہماری سٹرگل کیا ہے, کیسے ہم نے اپنی آبادی کو نیچے سے اوپر اٹھانا ہے, جو کہ یہ ایلیٹ کیپچر کی وجہ سے نیچے چلی گئی ہے, جن کو ہم نے ایک طبقاتی ایجوکیشن بھی تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے, انصاف بھی تھوڑے سے, پیسے ہیں تو آپ
जो मर्जी जुर्म करें आप बच सकते हैं। हॉस्पिटल्स थे तो वो प्राइवेट बन गए एलीट के लिए, और नौकरियां हैं तो वो सारे जो छोटी सी एलीट को एजुकेशन उसको मिल जाती है। कोई भी मुल्क ऐसे तरक्की नहीं कर सकता। तो ये स्ट्रगल है, और ये याद रखें कि ये ओवरनाइट नहीं होता, ये स्ट्रगल होती है। कौम मिल के स्ट्रगल करती है, लेकिन जो टैलेंट इसमें है, जो रिसोर्सेज पाकिस्तान में है, मेरे में ये कभी शक नहीं, और मैं कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये मेरा बिलीफ है कि इस मुल्क को जैसे ही हम ये क्राइसिस, ये जो हमारा सिर्फ एक करंट अकाउंट का बना हुआ है कि हमारे डॉलर्स, हमारे जैसे हम ग्रो करने चलते हैं तो हमें डॉलर्स की कमी हो जाती है, और डॉलर्स की कमी होती है हमारे रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, वो हमें वो चोकिंग पॉइंट आ जाता है। जैसे ही हमने अपना ये सॉर्ट आउट कर लिया करंट अकाउंट का, और हम कर गए थे, अगर ये कमोडिटी प्राइसेस एकदम दुगने ना हो जाते 3-4 महीने में, हम कर गए थे, वो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस हो गया था। वो टेम्पररी हमें शॉक मिला है। मेरे में कोई शक नहीं कि जैसे हम इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे, हमारा मुल्क आप देखेंगे कि कितनी एक वक्त पे जो मिसाल दी जाती थी 60s में, ये बड़ी तेजी से तरक्की करेगा। सिर्फ मैंने आखिर में ये आपको कहना था शाह जी कि आपने जो बात की जियो इकोनॉमिक्स की फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है। हमारे सारे मुल्क को, क्योंकि हम यहाँ फंस जाते हैं जाके, ये जो हमारा क्रंच आ जाता है करंट अकाउंट का, सारे मुल्क को ओरिएंटेट होना पड़ेगा टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स, और ख़ास तौर पे फॉरेन ऑफिस को, क्योंकि आपका जिस तरह हमारे एम्बेसडर्स, और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि एम्बेसडर को होना चाहिए लीडर हर एम्बेसी का, जैसे जैसे एम्बेसडर्स को हम इस तरफ और जोर लगाएंगे, उनकी मदद करेंगे कि कैसे हमने इन्वेस्टमेंट लेके आनी है पाकिस्तान में, वो जैसे ही हमने बैरियर तोड़ दिया, 22 करोड़ लोग, सारी दुनिया देख रही है उसकी तरफ, क्योंकि बड़ी मार्केट है वो। तो इंशाअल्लाह हमारा, जो मैं बिलीव करता हूँ कि हमारा बड़ा अजीम फ्यूचर है, और इसमें सारी मुल्क जब एक टीम बन के चलेगी, मुझे कोई शक नहीं कि ये मुल्क इंशाअल्लाह वो बनेगा जो ये बनने जा रहा था 60s में, और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट अ वे। शुक्रिया जी, फिर से मुबारक आप सबको। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ारत ख़ारजा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस।